चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यूएफएसबीआई के ऊपर, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में क्या होता है, ये ब्लॉक वर्किंग होती है। जो भी हमारे यहाँ टोटल यार्ड को हम लोग किसी भी स्टेशन के बीच में काम करने के लिए सिग्नलिंग डिपार्टमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो ऑटो सेक्शन या ब्लॉक सेक्शन। तो आज की डेट में 80% टू 90% जो हमारे सेक्शन है वो ब्लॉक सेक्शन में ही काम कर रहे हैं। सिर्फ 10% रेलवे ही है जो ऑटो सेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो जो ब्लॉक सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन के अंदर पहले हमने देखा था कि सबसे पहले सिर्फ हमारे पास मैकेनिकल पार्ट होते थे, मतलब मैकेनिकल सेक्शन। उसके अंदर बॉल रहते थे, नीड बॉल्स जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो उनके थ्रू हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल होता था। फिर थोड़ा हम लोग आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे हम लोग नॉर्मल अपने इंटरलॉकिंग में भी आए, तो हम रिले के थ्रू इंटरलॉक करके मैकेनिकली पोर्शंस को लॉक करके इंटरलॉक और रिलीज करने लगे। अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए तो वैसे वैसे हमारे यहाँ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही थी इंटरलॉकिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में भी लेटेस्ट पार्ट जो आया वो यूएफएसबीआई, और उससे भी लेटेस्ट जो थोड़ा सा है यूएफएसबीआई का मिलता जुलता ही है, वो है जीजीट्रॉनिक्स बनाती है। सॉरी, जीजीट्रॉनिक्स बनाओ, एप्ट्रॉनिक्स बनाती है। एप्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वेबफिल यूएफएसबीआई। वेबफिल एक कंपनी है जो यूएफएसबीआई बनाती है। आप यूएफएसबीआई से एक्चुअल में समझेंगे क्या? सबसे पहला वर्ड जो उसका दिया है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये किसी भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब अगर हमारे को सिर्फ मक्स लगाना है और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हमें कंपनी का यूज ना करते हुए दूसरा यूज करना है, तो हम उसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये ओएफसी पे भी वर्क करता है, वायरलेस भी वर्क करता है, और वायर्ड भी, मतलब जो हमारी टेलीकॉम केबल होती है 6 कॉर्ड केबल, इन तीनों में वर्क करता है। फेल सेफ, फेल सेफ का मतलब क्या है कि जो भी फेलियर हो वो सेफ साइड, मतलब कोई भी अनसेफ फेलियर ना हो। क्योंकि जो सेल्सेक हमारे जो अभी नॉर्म्स आते हैं, सेल्सेक नॉर्म्स को हमें फॉलो करना हो। तो उस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या है कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम को ज़्यादा इम्प्रूव करा गया। अब इम्प्रूव कैसे करा गया? मेरे पास ज़्यादा डेटा था नहीं, मेरे पास एक बुकलेट मिली, उसके अंदर जितनी मैं फोटोज क्लिक करके आपको बता सकता हूँ, शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें आपके साथ, तो वो शेयर देख लीजिए। सबसे पहले जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है वो फेल सेफ ऑपरेशन, जो मैंने आपसे बोला, सेनलेक गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। ये डिजाइनिंग तो ठीक है। आपका जब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हमेशा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है ये। अब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम के अलावा जब आप देखेंगे तो इसके अंदर पावर सप्लाई, यहाँ पे ये देखिए, डुअल पावर सप्लाई इन हॉट स्टैंड बाय मोड। हमारे पास हमें इनपुट देना है इनको 24 वोल्ट। अब वो चाहे आप बैटरी से दीजिए चाहे आईपीएस से दीजिए, कोई भी, मतलब एक स्टेबल 24 वोल्ट इनको सप्लाई चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है यूएफएसबीआई। उसके बाद जो उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोग एआई में देख रहे थे कि एआई में हमें 110 देके बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने अपने डीसी डीसी कन्वर्टर लगा दी। सब पैरेलल में लगते हैं आज की डेट में, सब स्टैंड बाय में लगते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करा इन लोगों ने, डुअल पावर सप्लाई के कार्ड फॉर्म कर इंक्रीज द सिस्टम अवेलेबिलिटी। अगर एट ए टाइम एक पावर सप्लाई कार्ड थोड़ा ट्रबल भी करता है तो दूसरे पावर सप्लाई कार्ड से ये चलता रहता है। इसके अलावा 16 डिजिट डॉट मैट्रिक्स अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले दिया हुआ है, जो मशीन के अंदर क्या फेलियर है, मशीन में क्या प्रॉब्लम्स होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो मशीन की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए जो जरूरत है वो 16 डिजिट डॉट मैट्रिक्स है। इसका लेआउट कैसा होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी थ्योरेटिकल के बाद। अभी जिस कल मैं क्लास लूंगा आपकी डायरेक्ट रिले रूम के अंदर ही ले लूंगा, तो रिले रूम के अंदर एग्जैक्ट आपको क्लियर करवा। सिस्टम के अंदर क्या है, ब्लॉक इंटरफेस लगा है, तो यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। ब्लॉक पैनल रहेगा एक, जिससे हम एसएम पैनल के थ्रू बात करेंगे। एक्सेल काउंटर, एक्सेल काउंटर बाहर लगा के हम उससे कम्युनिकेट करवाएंगे। उसका भी सर्किट कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेलीफोन, बिना कम्युनिकेशन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, टेलीफोन इज इम्पोर्टेंट। कॉर्ड केबल और वॉइस चैनल ऑन ओएफसी, ये ध्यान रखिए, अगर हम ओएफसी कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट ओएफसी टू ओएफसी कनेक्ट करने के लिए हमें उसे वॉइस चैनल में कन्वर्ट करना जरूरी है। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कॉर्ड केबल के अंदर डायरेक्ट वॉइस चैनल ही रहता है, लेकिन अगर हम ओएफसी में ले रहे हैं तो ओएफसी के लिए चैनल्स की वैरायटी होती है। हमें जो इसमें यूज करना है वो वॉइस चैनल यूज करना है। तो हमें
अगर कहीं पे भी हम OFC पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हमें पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा उसे वॉइस चैनल में, उसके बाद हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी सेट यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम IPS से डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, IPS के अंदर इनबिल्ट बैटरीज रहती हैं, तो बैटरी सेट की रिक्वायरमेंट नहीं। रिले रैक विद रिलेज, अब इसके अंदर नंबर ऑफ रिलेज होती हैं, वो रिलेज कौन कौन सी होती हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सिल 4 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, सिल 4 स्टैंडर्ड, और इसके अंदर आप देखेंगे आर्किटेक्चर जो बना हुआ है वो 2 आउट ऑफ 3 हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। इसके अंदर 3 CPU कार्ड रहते हैं जिसको हम सिस्टम कार्ड बोलते हैं। जहाँ जिसने भी अगर ये सिस्टम को देखा होगा तो उसके अंदर 3 सिस्टम कार्ड होते हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। इन तीनों सिस्टम कार्ड में से अगर 2 सिस्टम कार्ड वर्क कर रहे हैं तो मेरा सिस्टम नॉर्मल चलता रहेगा। अब ये BPSC 2 आउट ऑफ 3 हार्डवेयर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि अगर जो आउटपुट जनरेट कर रहा है कि लाइन क्लियर देना है, लाइन क्लियर नहीं देना है, लाइन क्लियर ऑटोमेटिकली नॉर्मल कर देना है, लाइन क्लोज कंडीशन में लेके आना है, तो ये सारी कंडीशंस के लिए जो रिले को आउटपुट जनरेट करना है वो जनरेट करने के फॉर्मेशन में 2 आउट ऑफ 3, अगर 3 CPU कार्ड में से अगर 2 ने आउटपुट दे दिया और सेम आउटपुट है तो उसको फॉलो करते हुए वो रिले पिकअप हो जाएगी। इन्हीं सब स्टैंडर्ड्स के कारण से हम सेलेक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पा रहे हैं और सिर्फ 4 लेवल अचीव कर पाए। इसके अंदर आप देखिए लाइन क्लियर ऑपरेशन, इमरजेंसी कैंसिलेशन, रिसीविंग स्टेशन पे ये ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन अगर जब भी कुछ भी करना है आपको लाइन क्लियर का वो हमेशा रिसीविंग स्टेशन से ही होगा। तो कंफ्यूजन अधिकतर होते हैं जहाँ पे भी अगर जा रहे हैं कि अब हमने लाइन दे दी थी, अब क्लियर कैंसिल कौन करेगा, कॉपरेशन कौन देगा, तो जो भी रिसीविंग स्टेशन है वो लाइन कैंसिल करेगा क्योंकि लाइन क्लियर उसी ने दिया था, तो जो लाइन क्लियर देगा वही कैंसिल करेगा। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑनलाइन, तो हमें ट्रेन ऑनलाइन पहले क्या होता था कि प्रेस करके लीवर को चेंज करना होता था जब ट्रेन ऑनलाइन जाती थी। इसके अंदर क्या हो गया, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मीन है तो मैकेनिकल पार्ट लगभग रिमूव हो चुका, अब रिमूव हो चुका तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रेन ऑनलाइन, जैसे एक्सेल काउंटर फेल होगा आपके सेक्शन में गाड़ी आएगी तो ट्रेन ऑनलाइन इंडिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। ऑटोमेटिक लाइन क्लोज आफ्टर सीक्वेंस रूट एट रिसीविंग एंड, हमारे यहाँ जैसे रूट रिलीजिंग की बात करते हैं तो रूट रिलीजिंग भी नॉर्मल सिग्नल्स के अंदर यार्ड एरिया में भी देखेंगे तो हम एक पूरे सेक्शन को रूट में डिवाइड कर देते हैं, UYR1, UYR2, UYR3। तो ब्लॉक के अंदर भी क्या होगा कि आपको रिसीविंग एंड पे जो आगे के ट्रैक सर्किट है अगर वो सिक्वेंशियली पिकअप ड्रॉप होके राइट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज इंडिकेशन आ जाएगा। अब वो कौन कौन से 3 ट्रैक जनरली हम लोग लेते हैं, AT, BT, CT, जो भी आगे का ट्रैक रहेगा होम सिग्नल का ट्रैक, आगे का उसके आगे का ट्रैक और उसके आगे का, मतलब जहाँ पे भी पॉइंट जोन तक आ रहा है वहां तक हम लोग ट्रैक सर्किट को कवर करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाइड ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड ऑपरेशन, पहले ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड ऑपरेशंस के लिए इसमें डायरेक्टली आपको बटन ऑपरेशन दिया हुआ है, पुश बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करते से ही आपको इंडिकेशंस आएंगे, आप कैंसिल करके बैक कर सकते हैं। ब्लॉक फॉरवर्ड लाइन क्लियर लेना है, पुश करेंगे लाइन क्लियर आ जाएगी ब्लॉक फॉरवर्ड के लिए। LCB की है लाइन क्लियर ब्लॉकिंग की, ये LCB की इंपॉर्टेंट रोल क्लियर करती है अगर, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज, ऑटोमेटिकली ऑपरेशन कोई भी हम ग्राइंड कर रहे हैं तो जब तक आपकी रिसीविंग एंड पे LCB की इन है, इन कंडीशन में है, तो जो भी आपका ट्रांसमिट वाला स्टेशन है, ट्रांसमिट जो करने वाला है, डिस्पैच करने वाला है, डिस्पैचिंग स्टेशन जो है, डिस्पैच स्टेशन वाला जो आपका रहेगा उस वो लाइन क्लियर कभी भी ले सकता है, उसको नंबर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये इसके अंदर जब रहता है तो LCB की जो है लाइन क्लियर ब्लॉकिंग की, अगर आपने इस की को घुमा दिया, ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करने के बाद अगर आप लाइन क्लियर लेने की कोशिश करेंगे तो लाइन क्लियर नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान रखिए जब भी UFSBI के अंदर आप लाइन क्लियर ले रहे हैं और लाइन क्लियर नहीं मिल रहा है तो एक बार आप जरूर रिसीविंग एंड पे LCB की कंडीशन पूछवा लें कि LCB की इन है या नहीं। स्टेशन मास्टर की जहाँ पे भी होता है हम अनऑथराइज्ड ऑपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए SM की जरूर देते हैं, तो SM की इसमें भी है। डेटा लॉगर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, तो जितनी भी नंबर ऑफ रिलेज है, रिलेज की कंडीशन हम डेटा लॉगर में चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया जो आपका कॉर्ड केबल का भी रह सकता है, OFC भी रह सकता है, वायरलेस भी रह सकता है। हम इसके अंदर लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करेंगे, वायरलेस अंडर ट्रायल है।
नेक्स्ट ब्लॉक बेल एंड टेलीफोन ऑन सेपरेट पेयर। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन मीडिया के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, हमें सेपरेट पेयर चाहिए ब्लॉक बेल एंड टेलीफोन के लिए, कॉर्ड केबल के अंदर और वॉइस के लिए। ये कीज के कुछ स्टैंडर्ड्स दे के रखे हैं कि अगर आपकी कोई की खराब होती है तो कौन सा मॉडल आपको लेना पड़ेगा। तो ये तो अभी जरूरत है नहीं आपको। एलईडी का भी इंडिकेशन जो है वो विंग एंगल 15 डिग्री तक चलता है। मतलब आप अगर पैनल के एकदम लगभग 180 डिग्री, जो हम एलईडी आजकल लेते हैं मार्केट में टीवी खरीदने जाते हैं, तो टीवी का हम लोग विंग एंगल जरूर देखते हैं कि कितने लंबे एंगल से हम उसे देख सकते हैं। तो ये एलईडी का व्यू एंगल कि हम कितने एंगल से उसे देख पाए। बजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज, ऑटोमेटिकली लाइन क्लियर, ये सब चीजें हमारे जो ऑपरेशन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट दो टाइप के बजल लगेंगे। आपको कोई भी बजल लग सकता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दो बजल लगेंगे, एक डबल लाइन, क्योंकि गाड़ी कहाँ से आ रही है, गाड़ी कहाँ जा रही है। गाड़ी सेक्शन में गई तो बजर बजेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। गाड़ी सेक्शन में जाके सेक्शन को क्लियर कर चुकी है और सिक्वेंशियली प्रूव कर चुकी है तो भी बजर बजेगा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो जब ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है कि भैया हाँ ठीक है, हमें मालूम पड़ गया कि गाड़ी अंदर आ चुकी है। तो दोनों स्टेशन पे जैसे ही आपकी गाड़ी, मान लीजिए ए स्टेशन है, एक बी स्टेशन, ए स्टेशन ने गाड़ी को डिस्पैच करा। जैसे डिस्पैच करा, एडवांस स्टार्टर क्रॉस करेगी। एडवांस स्टार्टर क्रॉस करते से ही जैसे वो हिट करेगी पहला ट्रैक, आपका एक्सल काउंटर, जो एक्सल काउंटर लगा हुआ है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर, तो वो जैसे ही आपको उसके अंदर हिट करेगी तो आपका बजर बजना चालू हो जाएगा। अब गाड़ी अंदर आ चुकी है पूरी, गाड़ी गई बी स्टेशन पे, रिसीव हो गया, होम सिग्नल क्लियर करके उसने रिसीव कर लिया। अब रिसीव कर लिया तो जैसी गाड़ी पूरी क्लियर हो जाएगी, बीपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी क्लियर होते से ही उसकी कंसर्न वीआर जो होगी, डीपीआर जो होगी, वो पिकअप हो जाएगी। जब वो पिकअप हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम एक और बजर बजेगा एक्नॉलेज करने के लिए कि पूरा सेक्शन क्लियर है। ब्लॉक टेलीफोन जो कम्युनिकेशन एंड टू एंड दोनों स्टेशन के बीच में काम कर रहे हैं। हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, ब्लॉक पैनल यूएफएसबी रिलेज के लिए एक सेपरेट सप्लाई देनी है। एक्सेल काउंटर की सप्लाई सेपरेट होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। कभी भी ब्लॉक पैनल यूएफएसबी की सप्लाई के साथ, मतलब हमारे पास क्या आईपीएस मॉड्यूल रहता है, आईपीएस मॉड्यूल से हमें जो सप्लाई देनी है, ब्लॉक की यूएफएसबी की सप्लाई सेपरेट होनी चाहिए, एक्सेल काउंटर की सप्लाई सेपरेट होनी चाहिए, टेलीफोन की सेपरेट होनी चाहिए। ये बोलते हैं लेकिन जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि क्योंकि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ही है, हम यही सप्लाई को इसके साथ फीड कर देते हैं, ब्लॉक टेलीफोन, क्योंकि उसी का एक पार्ट है। लेकिन हमें एज पर आरडीएसओ डिफरेंट सप्लाई देनी है। ब्लॉक पैनल यूएफएसबी रिले और ब्लॉक टेलीफोन की सप्लाई सेपरेट होनी चाहिए। ये इसका कुछ लेआउट होता है आपका, ये बेसिकली इस टाइप से दिखता है। सबसे पहले टॉप में जो लगा होगा वो अलार्म एक्सटेंडेड मॉड्यूल लगा रहता है। अलार्म एक्सटेंडेड मॉड्यूल, जिसका नाम से समझ में आ रहा है कि ये अलार्म को जनरेट करके आगे एक्सटेंड करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम लूप बैक का एक इंडिकेशन चलता रहता है, 0001। अगर लूप बैक कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा कंडीशन, और नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो कोई डिस्प्ले नहीं रहता। ये लूप बैक इनेबल करने के लिए यहाँ पे, अगर आपको मैं सिस्टम फिजिकली भी दिखाऊंगा, अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, तो लूप बैक इनेबल यहाँ पे ये देखिए, एक तो फिक्स कंडीशन देके रखी है और एक ब्लैंक दिया हुआ है। ब्लैंक के अंदर आप कोई भी पिन डाल के, जैसे ही आप पिन डालेंगे तो लूप बैक इनेबल हो जाएगा। लूप बैक इनेबल क्या के लिए करते हैं, हम सिस्टम की कंडीशन को चेक करने के। जैसे ही हम लूप बैक इनेबल करेंगे तो ये सिस्टम कार्ड लगेंगे, देखिए सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, ये पूरा सिस्टम कंबाइंडली अपने खुद की पोजीशन को चेक करेगा, पूरा कम्युनिकेट करेगा सारे कार्ड्स आपस में। अब कम्युनिकेट करके हमें ध्यान रखना है सिस्टम कार्ड, क्योंकि जो भी यूएफएसबीआई है इसमें फेलियर कहाँ आ सकता है, सिस्टम कार्ड्स में फेलियर्स आते हैं कई बार। तो सिस्टम कार्ड्स के फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए हम लूप बैक हर 2 महीने या 3 महीने में चेक कर लें, तो सिस्टम कार्ड की हमें कंडीशन कौन सा फेल होने वाला है वो हमें मालूम पड़ जाता है। कैसे, जैसे हम लूप बैक इनेबल करेंगे तो सिस्टम कार्ड
वो वापस आने में जो टाइम लगे वो हमें फिजिकली दिखना नहीं चाहिए। अलग अलग डिफरेंस सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी एक साथ दिखना चाहिए कि तीनों कार्ड आ गए। अगर हम आई से डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि सिस्टम ए, सिस्टम बी तो जल्दी आ गया, सिस्टम सी को थोड़ा टाइम लगाने में, तो मतलब आपका सिस्टम सी कार्ड जो है वो जाने वाला है, खराब होने वाला है। तो ये कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं पहले ही, कि जिससे हमें कभी भी एकाएक भागना ना पड़े। तो जिनके पास भी यूएफएसबीआई लगा हुआ है वो अपनी प्रैक्टिस में रखें कि 2 महीने के अंदर उनको चेक करें लूप बैक इनेबल। तो लूप बैक इनेबल को जैसे ही इनेबल चेक करेंगे तो सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी कार्ड की कंडीशन वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपका खराब होने वाला है, तो आप खराब होने से पहले ही उसे रिप्लेस कर। अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया हुआ है सिस्टम फेल, पीएसयू फेल, ये सिंगल लिखा हुआ है। मैं आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उनकी जो मैनुअल थी, मैनुअल बहुत बेकार प्रिंट हो गया है। तो सिस्टम फेल एंड पीएसयू फेल। सिस्टम फेल ये सिस्टम कार्ड का फेल, पीएसयू फेल पावर सप्लाई। जैसा कि आपको बोला गया कि 2 पावर सप्लाई कार्ड होता है। देखिए पावर सप्लाई 1, पावर सप्लाई 2, दोनों पावर सप्लाई कार्ड के अंदर एट अ टाइम एक चलता भी रहेगा, एक खराब भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कंडीशन ओके चलेगी जैसा हमारा आईपीएस में होता है। ये कम्युनिकेशन ड्राइवर कार्ड है जो टोटल कम्युनिकेट करेगा आपस में। यहाँ पे सिस्टम कार्ड होगा, ये इनपुट कार्ड ए, इनपुट कार्ड बी। इनपुट कार्ड ए के अंदर 8 रिले का इंडिकेशन रहता है, इनपुट कार्ड बी के अंदर अनदर 8 रिले का इंडिकेशन रहता है। तो टोटल मिला के हम 16 रिले का इंडिकेशन इसमें प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आउटपुट कार्ड आपको दिख रहा है, ये फीडबैक कार्ड है, F/B मतलब फीडबैक कार्ड। ये यूनिवर्सल फेल सेफ सिलेक्ट जो हम लोग ले रहे हैं, फेल सेफ क्या कि कभी भी हम गलती से भी शॉर्टकट ना करें। जैसे हमारा ईआई के अंदर हमें मालूम है कि अगर हम एचआर बिट हमें हाई नहीं हुई है और हमने सिग्नल को जलाने की कोशिश करी तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो उसी को प्रूव करते हुए यहाँ पे भी फीडबैक कार्ड लगे हुए। ये आउटपुट कार्ड है, अगर ये आउटपुट कार्ड से कोई बिट जनरेट नहीं हुई और आपने किसी रिले को फिजिकली पिकअप कराने की कोशिश करी तो फीडबैक उसको मिलेगा गलत। जब फीडबैक अपोजिट मिलेगा क्योंकि उसने सप्लाई जनरेट नहीं करी थी और फीडबैक मिल गया तो ये क्या करेगा, पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो ये फीडबैक कार्ड्स यूज होते हैं मेनली सिस्टम की इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के। तो इसके अंदर भी 8 इनपुट्स, 8 इनपुट्स, आउटपुट के अंदर 8 आउटपुट्स, 8 आउटपुट्स। तो इंडिविजुअल कार्ड जो है वो 8 बिट से काम करेगा। टोटल 16 होता है क्योंकि हमें फ्रंट बैक 8 रिले के आउटपुट्स को मॉनिटर करेगा। अब 8 रिले का फ्रंट भी लेगा, बैक भी लेगा। तो यहाँ पे आपको जो इनपुट कार्ड के अंदर मिलेंगे टोटल 16 इंडिकेशन रहेगा। फर्स्ट रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट, फर्स्ट रिले का बैक कॉन्टैक्ट, सेकंड रिले का फर्स्ट बैक, फ्रंट बैक, इस टाइप से। अब ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, अगर हमारे यहाँ दो सिस्टम होते हैं, ब्लॉक सेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कई बार। जहाँ हम आईपीएच लगाते हैं, इंटरमीडिएट ब्लॉक हट। तो जहाँ हम इंटरमीडिएट ब्लॉक हट लगाएंगे वहां पे हमारा ये बी कार्ड काम आता है, इनपुट बी, फीडबैक बी एंड आउटपुट बी। जहाँ आप स्टेशन टू स्टेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही स्टेशन है और दूसरा स्टेशन है, बीच में कोई ब्लॉक हट नहीं, तो वहां पे सिर्फ आपका सिंगल इनपुट ए, फीडबैक ए एंड आउटपुट ए ही वर्क करेंगे, बाकी कोई वर्क नहीं करेगा। बाकी ये स्पेयर रहेगा। लेकिन स्पेयर का मतलब ये नहीं कि आप इस कार्ड को निकाल दें। अगर ये कार्ड आपने निकाल दिया तो एक कम्युनिकेशन ड्राइवर कार्ड जो टोटल कम्युनिकेट कर रहा है हर कार्ड के साथ, तो उसको ये लिंक फेल मिलेगी। लिंक फेल मिलेगी तो सेक्शन को फेल करने के चांस बढ़ेंगे। तो हमें कार्ड को निकालना नहीं, लेकिन हाँ कभी आपका ये इनपुट कार्ड ए फॉल्टी हो जाता है और आपके पास कार्ड नहीं है तो आप इन दोनों कार्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं। अंदर का जो इनॉग्रेशन उसका जो भी आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर सेम है, तो आप ए बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे फीडबैक कार्ड हो चाहे आउटपुट कार्ड। अब ये सिस्टम फेल और पीएसयू फेल सिंगल फेल होगा तो इसमें येलो एलईडी रहती है। येलो एलईडी मतलब फेलियर कंडीशन में तो है, ग्रीन नहीं है पूरा सेक्शन, कभी भी सिस्टम आपका फेल हो सकता है, तो येलो एलईडी रहेगी। लेकिन ट्रेन मूवमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लॉग इंस्ट्रूमेंट फेल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका लिंक फेल दिया, लिंक फेल आपस में अगर कम्युनिकेशन ही फेल हो गया तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा। मेन पार्ट हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो ये लिंक फेल होता है, रेड एलईडी रहती है। सिस्टम फेल, पीएसयू फेल, ये डुअल डिटेक्शन। अगर दोनों पीएसयू कार्ड खराब हो गए तो सिस्टम फेल आ जाएगा, दो सिस्टम कार्ड सॉरी।
और अगर 2 पीएसयू कार्ड फेल हो गए तो 2 पीएसयू का इसका पीएसयू फेल इंडिकेशन आ जाएगा। जनरली जब सब कुछ ओके रहता है तो आपका यूएफएसबीआई ओके इंडिकेशन लीड करता रहेगा कंटिन्यूस। और ऑल मोड ओके मतलब ऑल मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन मॉड्यूल्स जितना भी सब लगा हुआ है सब चीजें ओके कंडीशन में है, तो ये ऑल मोड ओके चलता रहेगा। ये कंट्रोल वोल्टेज है। ये कंट्रोल वोल्टेज कब आता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड कार्ड जो लगा रहता है ये रहता है आपका यूनिवर्सल बेसिक ब्लॉक इंटरफेस इक्विपमेंट, मतलब ये टोटल इंटरफेसिंग इक्विपमेंट है। इंटरफेसिंग इक्विपमेंट के अंदर सबसे पहले ये सिस्टम की कंडीशन दी रहती है ए बी सी। तो ये कार्ड का कंडीशन है, सिस्टम ए की कंडीशन कैसी है, सिस्टम बी की कैसी है, सिस्टम सी की कैसी है। यहाँ पे एक सिस्टम के लिए स्विच लगा रहता है, आप प्रेस करते जाएंगे तो ये स्टेटस एलईडी स्टेटस रहता है। ये सिस्टम ए का कार्ड का स्टेटस, सिस्टम बी का स्टेटस, सिस्टम सी का स्टेटस आपको स्टेटस में बताता रहेगा। एक्नॉलेज, अगर कोई अलार्म आया है उसको बजर को स्टॉप करने के लिए जो रहता है वो एक्नॉलेज बटन है। और ये आरएमटी मतलब रिमोट। अब अगर हमें रिमोट एंड पे कोई फेलियर तो नहीं है, रिमोट एंड का सिस्टम कैसा चल रहा है, रिमोट एंड पे कोई इंडिकेशन तो नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए हम ए स्टेशन पे बैठ के बी स्टेशन का डेटा हम चेक कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको एक्नॉलेज और रिमोट बटन को प्रेस करिए और प्रेस करके छोड़ दीजिए। तो स्टेटस मोड में आपका रिमोट का क्या कंडीशन है कि कोई सिस्टम कार्ड फेल तो नहीं है, कोई पीएसयू कार्ड तो फेल नहीं है, सब ओके है, तो ये रिमोट कंडीशन आपको स्टेटस पैनल में दिखा देगा। अब जब हमारा सिस्टम फेल हो गया या पहली बार हम इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये रीसेट बटन दिख रहा है, ये बटन है, तो रीसेट बटन दबाएंगे, सिस्टम रीसेट लेगा और रीसेट लेके नॉर्मल कंडीशन में पिकअप होने की कोशिश करेगा। जैसे ये कोशिश करेगा तो इसको सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वोल्टेज होता है, तब एक कंट्रोल वोल्टेज अपसेंट करके यहाँ पे एक इंडिकेशन आएगा। जब कंट्रोल वोल्टेज अपसेंट करके इंडिकेशन आएगा तब आपको कंट्रोल वोल्टेज का ये बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल वोल्टेज एलईडी ब्लिंक हो जाएगी और एलईडी लिट करने लगेगी। तो कंट्रोल वोल्टेज मिल गया है, अब सारी रिले को ये आउटपुट डिलीवर करने के लिए रेडी है। तो दिस इज कंट्रोल वोल्टेज। अब ये रिलेज होती हैं, रिले पैनल, यहाँ पे आप रिले देखिए कितनी लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जनरली हमारे पास जो भी कंपनीज के यूएफएसबी आते हैं उसमें 31 रिले होते हैं अगर हम डुअल लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी रिले हो गई है 30। तो कौन कौन सी रिले हैं इसमें अगर थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले है वॉच डॉग। रिले का नॉमेनक्लेचर नीचे भी लिखा है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब क्या है, नॉर्मल अगर हम नाम से सोचेंगे, वॉचमैन, वॉचमैन क्या करता है, हमारी देखरेख करता है। तो उसी टाइप से वॉच डॉग रिले जो है इसका मेन यह है कि पूरे सिस्टम की कंडीशन को चेक कर रहा है। तो सबसे पहले वॉच डॉग ही ड्रॉप हो जाता है, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, आपको फीडबैक नहीं मिला, आपने किसी रिले को करने की कोशिश करी, तो वॉच डॉग आपका ड्रॉप हो जाए। अब ये शट डाउन रिले है, ये रिले भी ड्रॉप हो जाए। यहाँ पे आप देखिए शट डाउन 1, शट डाउन 2, ये दो रिले हैं जिसका नाम SD1 SD2 लिखा रहता है। SD1 SD2 इसका नाम WD लिखा रहता है। तो शट डाउन रिले, जैसे ही वॉच डॉग रिले आपकी ड्रॉप हुई, आपकी शट डाउन रिले को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा और टोटल सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। TGT, XR, ट्रेन गोइंग टू स्लॉटिंग, ASG NCR, इसके फुल फॉर्म चलिए मैं आपको बता दूं। ये है पहला वॉच डॉग। वॉच डॉग रिले है, ये QN1 रिले लगेगी। वॉच डॉग रिले जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करता है और पूरा चेक करता है हर 2 घंटे में, सारे इनपुट आउटपुट को डीएनर्जाइज करके, जब डीएनर्जाइज कंडीशन में पड़े रहेंगे तो चेक करने के लिए। मालूम पड़ा आपके ब्लॉक सेक्शन में बहुत देर तक गाड़ी नहीं, तो गाड़ी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वॉच डॉग का मेन आपका काम है कि पूरे को एनर्जाइज डीएनर्जाइज करके चेक करेगा सारे सिस्टम आपका ओके है नहीं, तो सेल्फ इंटीग्रिटी को चेक करने। TGT XR, ट्रेन गोइंग टू पोर्ट, कब पिकअप होगी, जब सेंडिंग स्टेशन प्रेस करेगा लाइन क्लियर इंक्वायरी।
picks up at train sending station, pressing button for line clear inquiry. लाइन क्लियर इंक्वायरी हमारे पैनल पे बटन रहता है, जैसे इंक्वायरी करने के लिए होगा तो TGT XR पिकअप होगा. ड्रॉप्स जब सेंडिंग स्टेशन रिलीज बटन लाइन क्लियर. ASGNCR एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले. आपका एडवांस स्टार्टर जो है, अगर आप डाउन की बात करें तो S49 और अप की बात करें तो S2. अगर 2 लाइन स्टेशन है वो 4 लाइन स्टेशन है तो जनरली यही रहता है 49 और S2. तो उसकी कंडीशन ये चेक करता है कि आपका एडवांस स्टार्टर जो है वो रेड होना चाहिए, ऑन स्टेज में होना चाहिए. तो ये नॉर्मल चेकिंग रिले. नॉर्मल पिक्स अप व्हेन एडवांस स्टार्टर सिग्नल एंड ऑल इट्स कंट्रोल रिले. HR जितनी भी कंट्रोल रिले हैं वो सब हमारी नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए. अगर आपने सिग्नल को क्लियर कर दिया तो ये ड्रॉप हो जाएगा. और एक बार आपने सिग्नल क्लियर कर दिया तो ये कब होगा? जब आपको लाइन क्लियर मिल चुका हो. उसके अलावा तो हो नहीं सकता. कई बार होता है कि बिना लाइन क्लियर लिए मास्टर गलती से सिग्नल क्लियर कर देता है. सिग्नल तो आएगा नहीं, वो तो कंफर्म है, लेकिन आपकी कंट्रोलिंग रिले थोड़ी पिकअप हो जाती है. जब कंट्रोलिंग रिले पिकअप हो जाती है तो उनको लाइन क्लियर नहीं मिलता. तो कई बार अगर आपको फेलियर है और लाइन क्लियर नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज चेक कर लें कि आपकी ASGNCR का इंडिकेशन पैनल पे भी आता है वो नॉर्मल है या नहीं. TCF ट्रेन कमिंग फ्रॉम मतलब रिसीविंग एंड पे होगा. ऑपरेट्स टू पिकअप ऑन रिसिप्ट ऑफ लाइन क्लियर इंक्वायरी. जब भी लाइन क्लियर इंक्वायरी ली गई है और कैंसिल का आ रहा है, ट्रेन आ गई है, ट्रेन आके नॉर्मल कर. HS होम सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले. ये होम सिग्नल की कंडीशन को चेक करता है. तो होम सिग्नल जो आपका होम दिया हुआ है जनरली क्या होगा आपका S5 S46. स्पेशल कंडीशंस अलग है. S5 S46 होता है जनरली. तो S5 S46 की कंडीशन जो है वो आपको बताए. पिक्स अप व्हेन रिसेप्शन सिग्नल्स एंड ऑल इट्स कंट्रोल रिले आर नॉर्मल. अगर नॉर्मल नहीं है तो ये ड्रॉप रहेगा. तो कई बार ये भी होता है कि आपका रिसीविंग स्टेशन जो है वो होम सिग्नल देके बैठ जाता है और बोलता है हाँ लाइन क्लियर ले लो. तो लाइन क्लियर तब भी नहीं मिलेगी. लाइन क्लियर तभी मिलती है जब सारी कंडीशन हमारी नॉर्मल कंडीशन में हो. मतलब एडवांस स्टार्टर भी ना दिया हो, होम सिग्नल भी ना दिया हो, और आपके जो UR1 UI2 UI3 सर्किट में रूट लिसिंग में जो भी ट्रैक यूज कर रहे हैं वो ट्रैक भी पिकअप कंडीशन में. PPNR बेल पुश बटन, FR1 फ्लैश कंट्रोल रिले, SD1 जो मैंने आपको बोला शटडाउन रिले, ये हेल्थ चेकिंग करता रहता है. ये टॉगल रिले है. ये कुछ टाइम के बाद मतलब आप अगर देखेंगे उसकी तरफ ध्यान देंगे तो SD1 SD2 थोड़े थोड़े टाइम में इंटरचेंज करती रहती है. जनरली 20 to 30 मिनट्स देखा है मैंने टाइम पीरियड. 20 to 30 मिनट्स के बाद SD1 SD2 आपस में इंटरचेंज करती है अपनी कंडीशन. TCF XR ट्रेन कमिंग फ्रॉम कोड रिसीव रिले. जो भी कोड यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे लिए होता है स्लॉट. हम लोग कोड बात नहीं करते, यहाँ पे इन्हें नाम जरूर दिया है लेकिन हम लोग बोलते हैं रेलवे लैंग्वेज में स्लॉट बोलते हैं. तो ये ट्रेन कमिंग फ्रॉम स्लॉट रिसीव रिले. तो पिक्स अप ऑन रिसिप्ट ऑफ लाइन क्लियर इंक्वायरी फ्रॉम ट्रेन सेंडिंग स्टेशन. ड्रॉप जब सब नॉर्मल हो जाएगा. TCFCR कैंसिलेशन के लिए. अगर ट्रेन कमिंग फ्रॉम आपको कैंसिल करना है, आपने लिया और कैंसिलेशन करना है, तो कैंसिलेशन के लिए आप ये देखिए अगर आपका आपने लाइन क्लियर लेके रखा हुआ है, आपको कैंसिल करना है और कैंसिल नहीं हो रही है तो उस समय आपकी ये रिलेट ट्रबल कर रही है. TCFCR ट्रेन कमिंग फ्रॉम कैंसिल रिलेट. नहीं खुल गया, अंदर चले गए, पासवर्ड में अंदर चले गए, वीडियो नहीं आ रहा है. नेक्स्ट TGT-YR ट्रेन गोइंग टू कोड रिसीव रिले. ASGNCPR एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले. ये जो है NCPR जो दिया है जनरली हम लोग कंडीशन PR लेते हैं कि जो अब हमारी रिपीटर्स बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेशन की कंडीशन को प्रूव कर रहा है कि जो भी आपका रिसीविंग स्टेशन है अदर स्टेशन जो है उसका कंडीशन क्या है. तो ये ASGNCPR आपका नेक्स्ट स्टेशन जो भी अदर स्टेशन है उसकी कंडीशन को चेक करता है. इस तरीके से होम सिग्नल के लिए भी आएगा. DLR बेल रिले हो गई. FR2 जो आपको बोला FR1 FR2
SD1 SD2 BTSR ट्रैक स्टिक रिले। ब्लॉक का जो ट्रैक है वो स्टिक हो जाना चाहिए। हमारा कंडीशन क्या होता है, पिक्स अप व्हेन ब्लॉक स्टेटस इज लाइन क्लोज्ड एंड ब्लॉक ट्रैक इज क्लियर। ये स्टिक करने के लिए क्या है कि अगर हमने सिग्नल नहीं दिया, हम नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट कर रहे हैं या हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए ये रिले आपकी काम आती है। BTSR TAR1 ट्रेन अराइवल सेकंड रिले कब होगा, जब ये ट्रेन अराइवल का है, ये होम सिग्नल की बात कर रहा हूँ, तो होम सिग्नल की आपकी कंडीशन होगी। तो रिसेप्शन सिग्नल जो भी आपका क्लियर हुआ, ये ऑक्यूपाइड हुआ, ये देखिए कोई होम सिग्नल का फर्स्ट ट्रैक है, होम सिग्नल का सेकंड ट्रैक है, फर्स्ट ट्रैक क्लियर, सेकंड ट्रैक ऑक्यूपाइड, UR1 पिकअप, UR2 जो कंडीशन बोलते हैं, कोई TR1 TR2 इनके नाम से होम सिग्नल की रिले का ये ट्रैक कंडीशन, सॉरी सिग्नल BT DPR, सेकंड सेक्शन का उसका TPR, AZNR जो आपका ये टाइमर है, ये टाइमर मैच्योर रिले, टाइमर जैसे कंप्लीट होगा तो ये रिले पिकअप हो जाएगी। कैंसिलेशन के बाद 120 सेकंड का टाइमर रहता है। कैंसिलेशन रिले CAR है, जब कैंसिलेशन टाइमिंग में चल रहा है। देन CNR कैंसिल बटन रिले, कैंसिल बटन जो रहता है उसकी रिले है। TGTNR ट्रेन गोइंग टू बटन रिले, ये एडवांस स्टेटस सिग्नल कंडीशंस को चेक करते हैं। कंट्रोल रिले, इसको कंट्रोलिंग देनी है या नहीं देनी। अगर जब आपका क्लियर हो जाएगा, लाइन क्लियर मिल जाएगा, लाइन क्लियर मिलने के बाद ये रिले पिकअप होगा। TGTR ट्रेन गोइंग टू रिले, तो ये सारी रिलेज हैं। रिलेज की अगर आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो उसकी वर्किंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इन सबके जो रिलेज हैं, इन सबके इंडिकेशंस भी दिए हुए हैं, रिले रैक पे भी दिए हैं, और इनपुट आउटपुट कार्ड, जैसे आपको कुछ समझ में आएगा कि कौन सी रिले इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, वो भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा अभी। तो लाइन क्लोज इंडिकेशन अगर जब रहेगा तो सर्कुलर इंडिकेशन रहता है डायरेक्शनल एरो हेड के ऊपर, जो येलो इंडिकेशन चलता रहेगा। तब it glows yellow to indicate block section is free from vehicle and line clear is not granted। लाइन क्लियर को ग्रांट नहीं करा गया है, मतलब लाइन क्लियर आपने नहीं लिया है, तब आपका ये लाइन क्लोज इंडिकेशन लिट करता रहेगा जिस भी लाइन पे हो। ट्रेन कमिंग फ्रॉम इंडिकेशन डायरेक्शनल एरो के साथ रहता है कि किस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। तो ग्रीन रहेगा इंडिकेट्स जब लाइन क्लियर ग्रांट हो चुकी है और आपने लाइन क्लियर ले ली। और ट्रेन गोइंग टू बेल बटन कब लेंगे, ये लेना कैसे है आपको, लाइन क्लियर TGT और बेल बटन को साइमल्टेनियसली फॉर 2 to 3 सेकंड प्रेस कर, जैसे आप प्रेस करेंगे इंडिकेशन आ जाएगा, तो ग्रीन इंडिकेशन आ जाएगा। अब ये रेड हो जाता है, ये ग्रीन इंडिकेशन जो है रेड हो जाएगा जब ट्रेन ऑन लाइन आ जाएगी। रेड हो जाएगा इंडिकेट जब ट्रेन ऑन लाइन, मतलब ट्रेन एंटर हो चुकी है सेक्शन। फ्लैशिंग ग्रीन कई बार आपको ये भी मिलेगा। फ्लैशिंग ग्रीन का इंडिकेशन का क्या कंडीशन है कि ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, बट जो सिग्नल्स थे या कंट्रोल्स थे वो नॉर्मल नहीं हुए, या LCB की आउट कर ली गलती से, या कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर बिफोर एंट्री टू ट्रेन, तभी आपका ग्रीन जो है वो फ्लैशिंग इंडिकेशन रहेगा कि लाइन क्लियर या लेते लेते उस टाइम पे कोई कंडीशन आपका फेलियर कंडीशन में पड़ी हुई, कोई रिले आपकी नॉर्मल नहीं है, तो आपका फ्लैशिंग इंडिकेशन आएगा। या LCB की आउट कर ली तो भी आपका फ्लैशिंग इंडिकेशन आएगा। लाइन क्लियर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, 120 सेकंड तक भी आपका ये फ्लैशिंग इंडिकेशन चलता है। ट्रेन गोइंग टू, ये कमिंग फ्रॉम द सेम इंडिकेशन, ट्रेन गोइंग टू है, जब हम भेज रहे हैं तो हमारे पास भी इंडिकेशन रहना चाहिए। तो इंडिकेशन ग्रीन जब लाइन क्लियर आपने रिसीविंग एंड पे ले ली गई है, और लेने के बाद रेड जब अगर उसमें चल, और फ्लैशिंग ग्रीन कब आएगा, ब्लॉक सेक्शन क्लियर है बट जो उसकी रिले थी कंट्रोल रिले को नॉर्मल नहीं हुआ, कंट्रोल रिले में कुछ प्रॉब्लम हुई, या UI1 UI2 प्रॉपर सीक्वेंशियली प्रूव नहीं हो पाया, LCB की आउट हो सकती है। तो ये कई बार आपको कब मिलेंगे ये इंडिकेशंस, जब अगर आपने मान लीजिए ट्रेन आप रिसीव कर रहे हैं, आपका S46 नहीं आया, मतलब आपका होम सिग्नल नहीं आया, एडवांस स्टार्टर तो डिस्पैच कर दिया था स्टेशन ने विद सिग्नल क्लियर करके, बट आप यहाँ पे आए और गाड़ी कोई किसी कारण से वो सिग्नल आपका नहीं आ रहा,
अब सिग्नल नहीं आ रहा तो आप गाड़ी को रिसीव करेंगे अथॉरिटी पे, जब अथॉरिटी पे रिसीव करेंगे तो आपका ट्रेन कमिंग फ्रॉम इंडिकेशन जो है वो फ्लैशिंग कंडीशन में रहेगा, ये फ्लैशिंग ग्रीन इंडिकेट करता है। कॉपरेशन है, कैंसिल कॉपरेशन, अगर आपको लाइन के लिए कैंसिल करनी है तो कैंसिल कॉपरेशन के लिए बटन रहता है, वो जैसे ही आप दबाएंगे तो कॉपरेशन इंडिकेशन आएगा, इंडिकेशन आने के बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल इंडिकेशन flashing yellow to indicate the process of line clear cancellation is in progress। अब मेन इंडिकेशन है आपके ये SN के NSNOE के, ये आप देख लीजिए क्योंकि इसी को देख के हमारे डिले रूम खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप यहीं से थोड़ा बहुत फेलियर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। SN के डी मतलब डिस्पैच, SN के रिसीविंग स्टेशन। तो डी जो है इट प्रोवाइड्स नियर ट्रेन गोइंग टू डायरेक्शनल एरोहेड, लास्ट स्टॉप सिग्नल की कंडीशन क्या है और उसके कंट्रोल रिले कैसी है। तो कंट्रोल रिले की कंडीशंस को चेक करने के लिए आप जैसे ही आएंगे, अगर एसएन के इंडिकेशन नहीं लीड कर रहा है तो आप प्लीज लास्ट स्टॉप सिग्नल जो भी आपका है मतलब एडवांस स्टार्टर के एक बार आप उसे ERRP रूट कर लें और देखें कि नॉर्मल हो रहा है नहीं हो रहा, आरजी उसकी फ्लैशिंग तो नहीं है कहीं, अगर आरजी फ्लैशिंग होगा तब भी वो आपका ही आता है। रिसीविंग इंडिकेशन जो एरो हेड पे दिया रहेगा, कंट्रोल रिले सब नॉर्मल है, रिसेप्शन सिग्नल मतलब S46 या S5 की कंडीशन। SNOE के इंडिकेशन जो रहता है ट्रेन कमिंग फ्रॉम रहता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल और रियर जो भी है उसकी कंडीशंस कैसी है SNOE के बताता है। LSS इंडिकेशन रहता है कि जो भी आपका लास्ट स्टॉप सिग्नल है उसके इंडिकेशन दिखते रहेंगे कि वो रेड है या ग्रीन है। लाइन फ्री इंडिकेशन, ऑक्यूपेशन इंडिकेशन, ये सारे बटन दिख रखे हैं, एक्नॉलेज बटन और इंडिकेशन दिया हुआ है उसका, क्योंकि क्या है बजर बज रहा है कौन सा एक्नॉलेज करना है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक्नॉलेज इंडिकेशन आपके इंडिकेशंस आएंगे कि ट्रेन गोइंग टू आपको एक्नॉलेज करना है, ट्रेन कमिंग फ्रॉम एक्नॉलेज करना है। एसएम की इन है और रीड कर रही है तो ये एसएम की इन इंडिकेशन आपका आता रहेगा। मक्स की कंडीशन ओके है या मक्स फेल है, ओके है तो ग्रीन, ग्रीन फ्लैशिंग। बेल बटन होता है ब्लैक कलर का, जो ट्रांसमिशन ऑफ ब्लैक कोड जो हमारे ट्रांसमिशन रूल्स हैं उसको फॉलो करता है। लाइन क्लियर लेने के लिए टीजीडी के साथ बेल बटन प्रेस करना जरूरी है तभी लाइन क्लियर मिलेगा आपको। कैंसिलेशन के टाइम पे कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर व्हेन प्रेस अलोंग विद कैंसिलेशन बटन, जब कैंसिलेशन बटन के साथ लाइन क्लियर बटन बेल बटन हम प्रेस करेंगे कैंसिल प्लस बेल तभी हमारा कैंसिलेशन स्टार्ट होगा। टीजीडी बटन जो होता है वो रेड कलर का रहता है। एक्नॉलेज बटन्स ब्लैक कलर के बटन रहेंगे इंडिविजुअल सेक्शन के नीचे DCF टीजीडी के। कैंसिलेशन कॉपरेशन बटन जब हमें कॉपरेशन देना हो तब, और एक कैंसिल बटन येलो का होता है, कॉपरेशन ग्रीन बटन होता है। तो आप ये ध्यान रखिए ब्लैक कलर कौन सा हो गया, एक्नॉलेज बटन्स और बेल बटन आर द ब्लैक कलर। ट्रेन गोइंग टू क्योंकि हमें ट्रेन सेंड करनी है रेड कलर। कैंसिल कॉपरेशन, कॉपरेशन देना है ग्रीन बटन, कैंसिल बटन येलो। तो ये आपके बटन रहते हैं विद काउंटर। अब ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस तो आप सबको मालूम है, एक बार ऐसे बता देता हूँ। मेनली हमारे लिए है रिले क्या सीक्वेंस में करेगी मैं वो बताऊंगा आपको। तो एसएम जो है वो लाइन क्लोज इंडिकेशन अगर आ रहा होगा, एसएम की इंडिकेशन सब बराबर होगा तो एसएम की होगी। तो कॉल अटेंशन के लिए बेल भेजेगा, रिसीविंग एंड पे बेल को एक्नॉलेज करा जाएगा, टेलीफोन से बात करके एक्नॉलेज नंबर एक्सचेंज करके वो लोग बात करेंगे, एक्सचेंज करके लाइन क्लियर मांगेगा, लाइन क्लियर मिल जाएगा। लाइन क्लियर जैसे मिल गया तो सिग्नल क्लियर कर दिया जाएगा। सिग्नल क्लियर करने से बेल और ट्रेन बटन दबा दिया तो लाइन क्लियर मिल गया, लाइन क्लियर मिलकर क्लोज इंडिकेशन जो है वो गायब हो जाएगा रिसीविंग एंड पे। लाइन क्लोज इंडिकेशन LSS को ऑफ करा, LSS को ऑफ करने से आपका ब्लॉक सेक्शन LSS रिप्लेसेस टू ऑन, आपने ऑन स्टेट पे ले आए, जैसी गाड़ी अंदर जाएगी सेक्शन के अंदर
तो रेड आ जाएगा। लाइन ऑक्यूपाइड इंडिकेशन, जैसे ही सेक्शन में गाड़ी आ चुकी है तो दूसरे एरिया में रिसीविंग एंड पे भी मालूम होना चाहिए कि ट्रेन आ चुकी है, तो रेड इंडिकेशन। SNOE के लाइट्स अप येलो टेक्स रिसेप्शन सिग्नल ऑफ टू, तो SNOE के जो है येलो इंडिकेशन आ जाएगा अगर आपने ऑफ कर दिया। पुश बैक ऑपरेशंस के अंदर हमें कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन के अंदर ये तो आपको वही है, लाइन क्लियर आपने ले लिया, कहीं अब गाड़ी खराब हो गई, आपको वापस लेके आनी है गाड़ी को उसी सेक्शन के अंदर, तो आपको जो भी सेंडिंग स्टेशन है, सेंडिंग स्टेशन कॉपरेट करेगा, कैंसिलेशन कॉपरेशन देगा, ये कॉपरेशन टू अदर एक्टिविटी। कॉपरेशन देने के बाद यहाँ पे रिसीविंग एंड पे कैंसिलेशन कॉपरेशन इंडिकेशन लिट करेगा, लिट करने से बेल और कैंसिल बटन को दबाएंगे तो 120 सेकंड का टाइमर चलेगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, लाइन क्लोज इंडिकेशन लाइट अप हो जाएगा। तो ये हमारा होता है किसके लिए, पुश बैक ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, जो भी सेंडिंग स्टेशन रहेगा वो कॉपरेशन देगा, जो भी रिसीविंग स्टेशन रहेगा वो लाइन को कैंसिल करेगा। तो स्टैंडिंग स्टेशन से हमें कॉपरेशन मिलेगा, रिसीविंग स्टेशन से हम लाइन कैंसिल करेंगे। अब हमारे मतलब का, क्योंकि हम टेक्निकली हैं तो टेक्निकली हम देखें, जब सबसे पहले रिले जो है कौन कौन सी नॉर्मल कंडीशन में पड़ी रहे, द फॉलोइंग रिले आर नॉर्मली एनर्जाइज इन लाइन क्लोज कंडीशन। लाइन क्लोज मतलब कोई लाइन नहीं लिया है, कोई ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं। ASGNCR एडवांस स्टार्टर सिग्नल की रिले, AJDR ये रिले हमारी पिकअप कंडीशन में रहेगी और ये इंडिकेशन आपके ऑन इंडिकेशन में रहेगा। लाइन क्लोज इंडिकेशन येलो रहेगा, SNK भी येलो रहना चाहिए, लाइन फ्री इंडिकेशन ग्रीन रहना चाहिए, लास्ट स्टॉप सिग्नल रेड रहना चाहिए। तो ये हमारा पहली कंडीशन है, अगर कोई भी लाइन क्लियर नहीं ली गई है तो उस समय आपकी ASGNCR रिले पिकअप होगी और AJDR रिले पिकअप होगी। इसके अलावा पैनल पे जो SM पैनल है, SM पैनल पे लाइन क्लोज इंडिकेशन रेड कर रहा होगा, SNK इंडिकेशन येलो होगा, लाइन फ्री इंडिकेशन ग्रीन होगा और लास्ट स्टॉप सिग्नल रेड होगा क्योंकि हमने क्लियर नहीं करा एडवांस स्टार्ट। रिसीविंग स्टेशन पे क्या क्या होनी चाहिए, होम सिग्नल के जो ट्रैक्स हैं वो पिकअप होंगे, एडवांस स्टार्टर सिग्नल की जो रिले है प्रीवियस स्टेशन मतलब सेंडिंग स्टेशन की वो नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल रिले ये पिकअप रहेगी आपकी। ASGNCPR AJDR एंड होम सिग्नल भी आपने क्लियर नहीं करा तो आपकी ये रिले भी पिकअप होगी, होम सिग्नल नॉर्मल रिले। तो आप देखिए ट्रैक रिले, DSR रिले, सेंडिंग स्टेशन की जो एडवांस स्टार्ट की कंडीशन है वो रिले, AJDR और होम सिग्नल आपने क्लियर नहीं करा है तो उसकी रिले। इसके अलावा उधर पैनल पे क्या इंडिकेशन आएगा, LCB की ग्रीन होनी चाहिए, ऑन होगा, लाइन क्लोज इंडिकेशन येलो रहेगा, SNK येलो रहेगा, SNOE के येलो रहेगा और लास्ट स्टॉप सिग्नल, लास्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। अब SM स्टेशन जो है, SM की इन करके उन्हें प्रेस करो, जैसे प्रेस करेंगे तो बेल प्रेस करेंगे, बेल प्रेस करेंगे तो बेल की कंसर्न रिले BPNR रिले पिकअप होगी और TGTNR पिकअप होगी, ट्रेन गोइंग टू, क्योंकि लाइन क्लियर मांग रहे हैं तो उसकी बटन रिले, ट्रेन गोइंग टू की बटन और बेल बटन, बटन दबाते से रिले पिकअप होगी, पिकअप होते से ये स्लॉट आगे जाएगा, TGTXR रिले पिक्स अप, प्रोवाइड द कंडीशन फॉर रिसीविंग लाइन क्लियर। लाइन क्लियर वापस उधर से कंडीशन ब्लॉक टू ब्लॉक आपस में कम्युनिकेट करेगा, स्टेशन मास्टर टू स्टेशन मास्टर नहीं है, हमारा मक्स टू मक्स कम्युनिकेट होता है, मक्स टू मक्स कम्युनिकेट करने के बाद TGTXR रिले पिकअप हो जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगा और इधर आप ट्रेन कमिंग फ्रॉम स्टेशन क्योंकि पिकअप होगी, क्योंकि वो रिसीव करने वाला है, TCFR अटैच हो जाएगी तब तक जब तक गाड़ी उसके अंदर ना आ जाए। अब गाड़ी एंटर हो गई, एंटर होने के बाद TGT ये लैचेस जो है ड्रॉप लाइन क्लोज इंडिकेशन ऑफ हो गया, मैंने सिग्नल क्लियर कर दिया है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल टेकन ऑफ, SM की जैसे ही उन्होंने ऑन करा तो एडवांस स्टार्टर नॉर्मल तो बचा नहीं क्योंकि ऑफ हो चुका है, वेरिएबल ड्रॉप हो जाएगी, ASCR पिकअप हो जाएगी, SNK इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी एडवांस स्टार्टर ऑफ हो चुका है और LSS ग्रीन हो जाएगा।
इसके अंदर सिर्फ TCFX का जो है वो ड्रॉप होगा एट द रिसीविंग एंड। ट्रेन एंटर ब्लॉक सेक्शन में जैसे एंटर करेगी तो स्टिक रिले जो थी वो ड्रॉप हो गई आपकी, टाइमर रिले सब ड्रॉप हो गए। अब आगे जा रही है लाइन प्री इंडिकेशन जो था वो रेड हो जाएगा, जो ग्रीन था गाड़ी ली थी सेक्शन में, गाड़ी सेक्शन में आ चुकी है तो रेड इंडिकेशन आ गया। और सेक्शन का बजट साउंड आएगा एक्नॉलेज के पर, एंटर हो चुकी है तो खत्म, लाइन प्री इंडिकेशन रेड हो जाएगा इधर भी, चेंजेस टू रिसीविंग एंड आर हो जाएगा ये TCF के इंडिकेशन। सेक्शन बजर गाड़ी अंदर आ चुकी है तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जैसे एक्नॉलेज करेंगे तो बजर साइलेंट हो जाएगा, TGT वायर ड्रॉप हो चुका होगा, सारी सिग्नल की कंट्रोल रिले नॉर्मल होके ASGNCR का इंडिकेशन वापस पिकअप हो जाएगा। टर्न्स ऑफ एडवांस स्टार्टर क्योंकि आपका नॉर्मल हो चुका है ट्रांसमिटिंग डिस्पैचिंग एंड में, इसलिए यहाँ पे भी जो उसकी कंसर्न रिले थी वो पिकअप हो जाएगी। ट्रेन इन सेक्शन, अब ट्रेन रिसीव करा होम सिग्नल को क्लियर करके, जब होम सिग्नल को क्लियर करेंगे तो लीवर को ऑफ करेंगे तो होम सिग्नल जो है वो नॉर्मल कंडीशन से चेंज हो चुका, SN के इंडिकेशन आपका खत्म हो जाएगा। ट्रेन सिक्वेंशियली पिकअप ड्रॉप होगी, पिकअप ड्रॉप होने के बाद जैसे ही सब हो गया तो स्टिक हो जाएगी TR1 TR2 सिक्वेंशियली ड्रॉप होने के बाद बजाज साउंड करेगा, आपका एक्नॉलेज करेंगे, जैसे एक्नॉलेज करेंगे आपका फ्लैशिंग इंडिकेशन के साथ क्लियर, आपका फिर वापस लाइन इंडिकेशन जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा सब कुछ, वैसे ही सारी गाड़ी पूरी थ्रू आउट निकल। इस टाइप से दिखता है हमारा पैनल, ट्रेन गोइंग टू, ट्रेन कमिंग फ्रॉम, SN की, एक्नॉलेज, यहाँ पे इंडिकेशन चलेगा अगर ट्रेन गोइंग टू एक्नॉलेज करना है, ट्रेन कमिंग फ्रॉम एक्नॉलेज करना है तो यहाँ इंडिकेशन चलेगा, यहाँ बटन कैंसिलेशन काउंटर है। ये UFSBI का है ओके या फेल। कम्युनिकेशन लिंक जैसे हमारी हार्ट बीट होती है कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग होनी चाहिए, तो ये कंटिन्यूअसली ब्लिंक होगी, अगर स्टडी हो गया तो कम्युनिकेशन फेल, मतलब डेड हो चुका है कम्युनिकेशन। LCB की फॉर लाइन क्लियर देने के लिए, ट्रेन गोइंग टू कैंसिलेशन का ऑपरेशन देने के लिए, और बेल बटन, और ये काउंटर के साथ कैंसिल बटन रहता है। जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताया है उसके अंदर कौन कौन सी रिले के अंदर कौन कौन सा क्या रहता है वो आपको, अगर हम सिस्टम रिले रूम खुला हुआ है हमारा, रिले का स्टेटस में हमें देखना है तो ये देखिए BPNR जो है वो इनपुट 7 नंबर होगी, जो इनपुट कार्ड का 7 बिट होगी वो BPNR बिट होती है। DGT-XR जो होती है इनपुट नंबर 2, DGT-ZR आउटपुट 6 और फीडबैक 6, आउटपुट कार्ड और फीडबैक कार्ड का सेम इंडिकेशन चलेंगे। DGT-YR आउटपुट 4, ये आप देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ TGT-XR इनपुट 2, तो अब इसी कंडीशन से भी आप डायरेक्टली रिले की कंडीशन ना देखते हुए आप इनपुट और आउटपुट कार्ड के अंदर कौन सी इंडिकेशन आ रहे हैं आप उससे भी पता कर सकते हैं कि कौन सी रिले चल रही है, कौन सी रिले अभी पिकअप कंडीशन में है, कौन सी रिले ड्रॉप कंडीशन। चलिए कैंसिलेशन का देख लेता हूँ ऑपरेशन कैसा होता है। जैसे आपने कैंसिल का ऑपरेशन बटन दबाया तो ये ASGNCR रिले जो है इनपुट 3 बिट हाई हो जाएगी एट सेंडिंग एंड। रिसीविंग एंड पे क्या होना चाहिए, मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कॉपरेशन, और आप कहीं पर देखेंगे कि आप कॉपरेट कर रहे हैं, सेंडिंग स्टेशन कॉपरेशन बटन दबा रहा है बट रिसीविंग स्टेशन पे कॉपरेशन इंडिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि आपकी ASGNCR रिले जो है वो पिकअप नहीं हुई है। मतलब क्या हो सकता है, सेंडिंग स्टेशन ने क्लियर कर दिया था सिग्नल, एडवांस स्टार्टर क्लियर करके बैठा हुआ है और क्लियर करने के बाद
वो कॉपरेशन देने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर आपने सिग्नल को क्लियर कर दिया है तो उसे पुट बैक करना पड़ेगा सबसे पहले कैंसिल करने के लिए, यही कहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपके पास कैंसिल कॉपरेशन का इंडिकेशन रिसीविंग एंड पे नहीं आ रहा है तो आप अपने एडवांस स्टार्टर की कंडीशन चेक करें। आप जैसे पहुंचे एडवांस स्टार्टर को एक बार कैंसिल कर दें, उसका रूट रिलीज कर दें, उसके बाद कैंसिल कॉपरेशन देंगे तो कैंसिल कॉपरेशन रिसीविंग एंड पे रिसीव होगा। और कोई रीजन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिले का कॉन्टेक्ट यूज होता है विच इज ASGNCR, एडवांस सिग्नल की कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे ये हुआ TCF CR जो आउटपुट 3 बिट है ये हाई रहेगी और कैंसिलेशन कॉपरेशन ऑन रहेगा। जैसे इंडिकेशन मिला तो यहाँ पे आप देखिए इनने ऐसे की करके कैंसिल बटन और बेल बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करें। तो कैंसिल बटन की CR रिले, कैंसिल बटन रिले और बेल बटन रिले, ये तीनों रिले पिकअप होंगी। जब ये तीनों रिले पिकअप होंगी तो टाइमर चालू हो जाएगा और टाइमर चालू होते से ही आपको कैंसिल कॉपरेशन को रिलीज कर देना। आपने कॉपरेशन रिलीज कर दिया, साउंड के साथ इंडिकेशन 120 सेकंड तक चलता रहेगा। ये FR1 FR2 टॉगलिंग स्टार्ट करेगी, 120 सेकंड का काउंट करेगी और काउंट करके नॉर्मल कर देगी। तो आपको कैंसिलेशन के टाइम पे सबसे पहले बस यही ध्यान रखना है कि आपका एडवांस स्टार्टर और होम सिग्नल नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, उसके बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं किसी भी लाइन को। अगर लाइन क्लियर आपने दे दिया, आपने सिग्नल को ऑफ कर दिया और ऑफ करने के बाद अगर आप कॉपरेशन देने की कोशिश करेंगे तो कभी भी कॉपरेशन नहीं जाएगा। वन 120 सेकंड के बाद FR1 FR2 दोनों ड्रॉप हो जाएंगी, DCFR भी ड्रॉप हो जाएगी, कैंसिलेशन भी ड्रॉप हो जाएगा, सारा कंडीशन आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब ये पावर सप्लाई कार्ड कैसा दिखता है वो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से रहता है, उसके ऊपर लिखा हुआ स्टार्ट और ऑफ करने, मतलब ये स्विच है लेकिन एक बार स्टार्ट कर दिया तो बिट ले लेगा, ऑटोमेटिकली नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर कर दिया तो ऊपर ही रहेगा, आपने प्रेस करके जैसे पुश बैक अपने पुश बटन रहते हैं पैनल पे, या आपने एक बार बटन दबा दिया तो वो ऑपरेट हो जाएगा। उसी टाइप से इसके अंदर भी ये नॉर्मल रहता है कि आपने इसको एक बार अगर प्रेस कर दिया तो प्रेस होके पावर बटन ऑन हो चुका हो, पावर सप्लाई कार्ड आपका ऑन हो गया हो। बैटरी कंडीशन मतलब 24 वोल्ट आपका सब बराबर है या नहीं है, इसका शटडाउन तो नहीं आ रहा, ओवर वोल्टेज तो नहीं मिल रहा या अंडर वोल्टेज तो नहीं मिल रहा। शटडाउन मतलब खराब है आपका ये पावर सप्लाई कार्ड, बैटरी 24 वोल्ट विद इन द रेंज है, तो ये सारे इंडिकेशन। बैटरी ओवर वोल्ट, अगर आपका वोल्टेज 28.5 से अगर ऊपर जाता है तो ओवर वोल्टेज फ्लो करेगा, और 21.3 से नीचे जाता है तो अंडर वोल्टेज फ्लो करेगा। अब इसके अंदर देखिए दो वोल्टेज हैं, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। इंटरनल कितनी जनरेट कर रहा है और हम कितना लोड पे ले रहे हैं, तो हमें रेगुलर मेंटेनेंस में इनकी वोल्टेज चेक करना है कि 5 वोल्ट कितना कितना और इसी तरीके से 12 वोल्ट कितना कितना। पावर सप्लाई कार्ड का सिर्फ इतना ही है कि 24 वोल्ट को 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। सिस्टम कार्ड, इसके अंदर अलार्म दिख रहा है, अगर ये सिस्टम कार्ड कुछ खराब है तो ये अलार्म जनरेट करेगा। रिमोट एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया मतलब क्या हो गया, अदर स्टेशन, दूसरा स्टेशन जिसके साथ आप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेशन लेट करेगा। 2 आउट ऑफ 3 मतलब 3 कार्ड में से अगर 2 काम कर रहे हैं और एक खराब हो गया तब ये लेट करेगा। शटडाउन कंडीशन SD मतलब शटडाउन, इस टाइप से लिंक होके सिस्टम होके इंडिकेशंस का सारे। एक्टिव इंडिकेशन हमेशा चलता रहेगा अगर सब बराबर है। ये सिस्टम कार्ड का है, ट्रांसमिट कर रहा है बराबर ABC तीनों के साथ, कंट्रोल वोल्टेज प्रेजेंट है, अगर सब चीजें प्रेजेंट रहेगी तो ये आपके इंडिकेशन चलते हैं। दैट्स कम्युनिकेशन ड्राइवर का। अब नेक्स्ट आपका जो आ रहा है इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल जो मैंने आपसे बोला कि टोटल मिला के देखिए, इनपुट 1 का पिकअप कॉन्टैक्ट, इनपुट 2 1 का बैक कॉन्टैक्ट। बार दिख रहा है, बार का मतलब ही होता है बैक कॉन्टैक्ट, अपोजिट कंडीशन। तो ये पिकअप है, ये बैक है। इनपुट 2 का पिकअप बैक, पिकअप बैक। टोटल मैंने बोला 8 इनपुट्स लेते हैं। ये देखिए नीचे आपके 5 6 7 इनपुट कार्ड ए, और उसके आगे के जो नंबर लिखा हुआ है वो 9 10 11 12। ये भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये कार्ड खराब हो जाता है आप ये कार्ड को यूज कर सकते हैं,
नंबरिंग ही सब अलग है, आर्किटेक्चर दोनों का सेम है। नेक्स्ट इज आउटपुट कार्ड। आउटपुट कार्ड के अंदर भी आप देख लीजिए 8 इनपुट्स हैं। आउटपुट कार्ड तो मतलब सीधी सी बात है, इसमें कोई हमें लेना नहीं है, फीडबैक लेते हैं, रीड बैक जो लेते हैं वो हमारा फीडबैक कार्ड है। तो आउटपुट जनरेट हो गया मतलब बिट सिस्टम ने निकाल दी, सीपीयू से बिट हाई हो गई है, तो ये आउटपुट बिट हाई इंडिकेशन आ जाएगा। आउटपुट जनरेट करने के बाद वो रिले पिकअप हुई या नहीं हुई, या बिना आउटपुट जनरेट करे रिले कहीं पिकअप तो नहीं हो गई, तो ये सारी जो आउटपुट रिले होती हैं उनके फीडबैक की रिले है। आउटपुट 1 की फीडबैक 1, आउटपुट 2 का फीडबैक 2, आउटपुट 3 का फीडबैक 3। तो आप कभी भी अगर सिस्टम के सामने खड़े होंगे तो आप देखेंगे आउटपुट कार्ड और फीडबैक कार्ड के अंदर इंडिकेशन सेम रहता है। इसमें कई बार फेलियर भी हो सकता है आपका, किस टाइप से, इसमें तो लिया कांटेक्ट है, कांटेक्ट कभी हाई रेजिस्टेंस अगर दे गया, क्योंकि जनरली अभी वेब फिल में एक प्रॉब्लम जो मिले है कि वो ओरिएंट की रिले यूज कर रहे हैं, ओरिएंट की रिले में कई बार आपको हाई रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स मिलती है। तो हाई रेजिस्टेंस के कारण से कई बार हो सकता है कि फीडबैक को मॉनिटर ना कर पाए, तो सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। तो आप ये कंडीशन जरूर चेक कर सकते हैं, और रिले पिकअप हुई, रिले का कहीं कॉन्टेक्ट ट्रबल तो नहीं दे रहा, तो आपको उस समय ये मालूम होना चाहिए कौन सा आउटपुट कार्ड, आउटपुट 1 कौन सा है और फीडबैक 1 किसका लिया है। रिले के अंदर आप डायरेक्ट जाके बैक कॉन्टेक्ट को चेक कर सकते हैं। रीसेट पैनल मैंने आपको बता ही दिया, इसका अलार्म एक्सटेंशन मॉड्यूल का भी आपको बता दिया। ये एसएम पैनल पे अलार्म कंडीशन क्या रहेगी, ये रहता है। तो इसके अंदर क्या है लिखा हुआ है 1 पीएसयू, मतलब 2 पीएसयू में से एक पीएसयू आपका खराब है तो ये लिफ्ट करता रहेगा। सिस्टम 3 में से 3 सिस्टम में से एक सिस्टम खराब है, सिस्टम कार्ड, तो लिफ्ट करेगा। 2 खराब हो गए तो ये भी चलेगा, और साथ में लिंक यूएफएसबीआई सब फेल बताएगा। 2 सिस्टम कार्ड हो गए तो सब फेल बताएगा। इन सबको एक्नॉलेज करने के लिए एक्नॉलेज बटन रहता है, क्योंकि बजर कंटिन्यूसली साउंड होगा तो बजर को बचाने के लिए आपको बंद करने के लिए एक्नॉलेज बटन रहता है। जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताया, नॉर्मली बैटरी जब ग्रीन रहेगा, जब इनपुट बैटरी प्रेजेंट रहेगा, आईपी शटडाउन, रेड एलईडी चलेगी। कब चलेगी, जब आपका फ्लो कर रहा होगा, पीएसयू कार्ड कोई जनरेट नहीं कर रहा होगा। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, पीएसयू के अंदर भी इंडिकेशन रहता है। पावर सप्लाई के अंदर 5 वोल्ट नॉर्मल है, इन एंड पीपी टेस्ट पॉइंट में चेक करना है। ओके, इंडिकेशन सब बराबर अगर रहेगा, शटडाउन कंडीशन शट कंडीशन में बराबर, वो भी अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज सबका वही कंडीशन। ये देख लीजिए आपका सिस्टम एक्टिव, ग्रीन एलईडी चलेगी कब कब, ये TX8 जब फ्लो करेगा, इंटर ब्लॉक ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस, इसमें ए सिस्टम में बराबर कम्युनिकेशन चल रहा है, बी में चल रहा है, सी में चल रहा है। एसडी शटडाउन आपको बोला, एसएसडी कब चलेगा, चलिए ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अलार्म में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, फेलियर क्या क्या होते हैं इसके अंदर, फेलियर में कौन कौन से मैसेज जनरेट होंगे, और आपको उसके लिए क्या करना है। तो ये अलार्म पैनल के इंडिकेशंस हैं सारे, कि कौन से अलार्म पैनल में क्या क्या इंडिकेशन आएगा। आपको डायरेक्टली इससे मालूम पड़ेगा कि कौन से रिले का कार्ड आपका हाई रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले अगर किसी ने यूज करा हुआ हो और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। राम सिंह बोल रहा हूँ, एससी सिग्नल ढोली। जी एक मिनट रुकिए, मैं फैन बंद करता हूँ, आवाज कम करता हूँ। जी बोलिए।
जब एक सिस्टम कार्ड फेल हो जाता है, हाँ जी। ऐसे परिस्थिति में सेल्फ ऑटो रीसेट की व्यवस्था नहीं है आपके इक्विपमेंट में, मैनुअल रीसेट करना ही पड़ता है। जी, ऑटो रीसेट की कंडीशन इसमें दे के रखी हुई है। अगर मान लीजिए 3 कार्ड हैं, 3 कार्ड के अंदर अगर आपके 2 कार्ड खराब हुए हैं तो पहली बार वो 2 बार कोशिश करेगा। ये वेबफिल के अंदर 2 चीज़ें प्लस पॉइंट हैं। वेबफिल के अंदर ऑटो रीसेटिंग दे के रखा हुआ है पार्ट, कि अगर आपके 3 कार्ड दे के रखे हैं, 3 सिस्टम कार्ड हैं और 3 सिस्टम कार्ड में से एक सिस्टम कार्ड कोई भी ट्रबल करा, तो ऑटो रीसेट सर्किट है इसके अंदर, वो आपको लगवाना पड़ता है कंपनी से बोल के। वो लगाएंगे तो ऑटो रीसेट लेगा। वो 2 बार ट्राई करता है। अगर 2 बार के बाद भी अगर रीसेट नहीं लिया तो आपको मैनुअली या कोई ना कोई कार्ड में फेलियर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर होता है ऑटो इंस्टॉलेशन मीडिया के चेंज टाइम ओवर। में, जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। इंस्टॉलेशन के टाइम में ये जी, ऑटो रिसेट की व्यवस्था नहीं दी जाती है, जी, और ये इंस्टॉलेशन व्यवस्था के है टाइम कि पे, नहीं है? इंस्टॉलेशन के टाइम ऑटो पे रिसेट की प्रॉब्लम क्या है व्यवस्था पता है नहीं। कि नहीं है? हेलो, जी, जी, आपकी ऑटो आवाज़ आ रही है रिसेट की मेरे को। व्यवस्था है या नहीं है, ये हमें कैसे मालूम होगा? जी, मेन इश्यू यही है कि ने जो आरडीएसओ गाइडलाइंस या चेकलिस्ट आती है, चेकलिस्ट में कहीं पे भी ऑटो रीसेटिंग का कोई भी ज़िक्र नहीं करा गया है। तो जब तक आपको आरडीएसओ गाइडलाइंस की तरफ से उसमें चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाना चाहिए कि ऑटो रीसेटिंग प्रोवाइडेड है या नहीं है। ये तो अगर आपको किसी ने बता दिया तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरे को इनिशियली क्या हुआ था कि करीबन 1 महीना मेरा बहुत फेलियर हुआ था कार्ड के। तो कार्ड का फेलियर हुआ तो वहाँ से एक रिसर्च वाला जो आर&डी वाला बंदा था, आर&डी वाला बंदा आया। तो आर&डी वाले ने बताया कि हमारे इसमें ऑटो रीसेटिंग सर्किट भी लगता है। तब मालूम पड़ा कि अच्छा ऑटो रीसेटिंग भी लगता है। तब मेरे यहाँ ऑटो रीसेटिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन 1 मंथ के बाद उधर ऑटो रीसेटिंग सर्किट उनने इनबिल्ट करके गए। तो आरडीएसओ गाइडलाइंस के अंदर या चेकलिस्ट के अंदर कहीं पे भी लिखा नहीं है इसके लिए ऑटो रीसेटिंग, बट वो आरडीएसओ अप्रूव्ड है उनका ऑटो रीसेटिंग। तो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट लग रहे हैं, जी, इसमें ऑटो रिसेट की व्यवस्था करके लगाई जा रही है या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ जी, नहीं लगा रहे। माइनर मैं आने आपसे यही पर बोल रहा भी हूँ, कंपनी डायरेक्टली नहीं। जब तक हम डिमांड नहीं कर रहे हैं वो नहीं लगा रही। ओके ओके। आपको डिमांड करना पड़ेगा, जो भी और सिस्टम के दूसरी अंदर आपको बात, ऑटो रीसेटिंग लगवानी है आपको उनसे डिमांड करनी पड़ेगी। ऑटो रीसेटिंग की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अब वो अपने इक्विपमेंट्स को कॉस्ट थोड़ा इफेक्टिव बचाने के लिए शायद ऑटो रीसेटिंग उसके अंदर इनबिल्ट करके नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ डिमांड हो रही है वहां पे वो लगा रहे हैं विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये सम ये समस्या तो सभी जगह है, तो ऑलरेडी सब में लग जाना चाहिए, डिमांड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर ये कुछ मैं आपसे यही बोल इम्प्रूवमेंट रहा हूँ किया ना, क्योंकि आर&डी एक्चुअली वालों ने क्या है तो। कि ये इस लेवल पे नहीं हो सकता। ये अगर आरडीएसओ चेकलिस्ट के अंदर इनबिल्ट कर दे, जब तक आपके पास चेकलिस्ट के अंदर इनबिल्ट नहीं होगा कोई भी चीज, जब तक आप किसी भी चीज को अपन अपने लेवल पे कोई भी नहीं बोल सकता। आरडीएसओ गाइडलाइंस आती है सबसे पहले, उसको ही हमें फॉलो करना है कोई भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम आरडीएसओ गाइडलाइंस करते हैं, चेकलिस्ट करते हैं। ना तो आरडीएसओ की लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर भी कहीं लिखा है कि ऑटो रीसेटिंग होगा, क्योंकि वो तो हर कंपनी के साथ मिलके लगा रहे हैं। और ये सिर्फ वेबफिल ही है, वेबफिल ही ऑटो रीसेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, बाकी कोई ऑटो रीसेटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। सब जगह मैनुअल रीसेटिंग है। चाहे डेल्ट्रॉन हो, डेल्ट्रॉन में भी ऑटो नहीं रीसेट नहीं नहीं नहीं, है। डेल्ट्रॉन में है, डेल्ट्रॉन में ऑटो डेल्ट्रॉन में रीसेट है। है। जी जी। ओके, पता नहीं, बट वेबफिल में तो ये लोग जब आप उनसे मांग रहे हैं तभी दे रहे हैं, वरना नहीं दे रहे। और हेलो, हाँ जी, बोलिए। हेलो, जी, जी। ऑफ कर रहे हैं? नहीं, इंस्टॉलेशन के कितने दिनों तक आप लोग जो है स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ है? जो भी खराब हो रहा है हाँ जी। जी, उसको कंपनी, कितने दिनों तक आपकी कंपनी रिप्लेस करेगी नहीं करेगी? हमें इसका गाइडलाइन नहीं है और कुछ नहीं मिल रहा है स्पेयर। जी देखिए, मैं कंपनी का आदमी तो हूँ नहीं, मैं खुद रेलवे का ही हूँ, ओके ओके है ना। तो ओके बट ओके लेकिन ओके। आपको ये बता देता हूँ कि 1 साल का है वारंटी पीरियड रहता है, 1 साल का 1 ईयर वारंटी पीरियड है। भाई मेरा छोटा वाला मोबाइल लेना है। 1 ईयर वारंटी पीरियड है, और 1 ईयर के अंदर आपको एक नंबर्स। बात और बता दीजिए हमको, जी, जी। स्टेशन मास्टर पैनल में हाँ जी। जो डिपार्चर अराइवल बजर लगा हुआ है, जी, 24 वोल्ट का।
वो डीसी है कि एसी है, और डीसी उसका डीसी कितना डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए? डीसी है, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट है। उसके पॉइंट पर 24 वोल्ट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा आपको, इसलिए मैंने आपको पीजो इलेक्ट्रिक इसमें बताया था बजर का। रुकिए मैं आपको फिर से बजर दिखा देता हूँ, बजर का जो उसके है, ये देखिए पीजो हमको इलेक्ट्रिक बहुत लेट बजर से है। इंफॉर्मेशन मिला है, हम थोड़ी देर पहले ऐड हुए हैं। अच्छा आप थोड़ी देर पहले आए थे, ओके। मैं रुकिए आपको दिखा देता हूँ फिर से। बजर आपका जो है वो 24 वोल्ट का बजर है। नहीं, कल मेरे मेरे यहाँ यहाँ एक बार फेलियर खराब हुआ था, हुआ मैंने है। रिप्लेस करा है। कल मेरे यहाँ खराब हुआ है और हमको 1.7 1.8 वोल्ट मिल रहा है, उस पर बजर काम कर रहा है और एसी सप्लाई मिल रही है। एसी डीसी तो मिल ही नहीं रहा है। जी बढ़िया है, लेकिन मेरे यहाँ तो मेरे को जो मैंने चेक करा था मेरे को 24 वोल्ट मिला था, इसलिए मैंने 24 वोल्ट का बजर मार्केट से लेके फिर वही लगाया। बजर पे लिखा हुआ है 5 ओम्स 8 वाट है क्या, या 8 ओम्स 5 वाट? जी मैं आपको 1 मिनट रुकिए दिखा रहा हूँ। वोल्टेज कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ वोल्टेज उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं वाटेज आपको और एक ओम्स नंबर भी लिखा देता हुआ हूँ, है। आप चाहें तो वो नंबर रखिए अगर आपके यहाँ वेबफिल लगा हुआ है, क्योंकि जो सर्विस इंजीनियर्स हैं यहाँ पे वेबफिल के, वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है क्या प्रॉब्लम है, उनसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पे जो R&D डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर है वो थोड़ा बताता है। ये देखिए बजर्स की ये रही, बजर्स जो है कैटकॉम पीजियो में एक बजर है जो 24 वोल्ट पे वर्क करता है डीसी। अब आपके यहाँ एसी में काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम है, वो चेक कर लीजिएगा। नहीं नहीं, देखिए पैनल में एक बहुत बड़ा सा कार्ड लगा हुआ है और कार्ड से होके इसका सप्लाई आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कार्ड लगा है, कार्ड के थ्रू ही बजर की सप्लाई है। लेकिन हम 2 बजर है अप डाउन लाइन का, दोनों पर चेक किए हमने, जी जी और उस पर 2 वोल्ट से कम ही सप्लाई मिला। जी, मैंने जो चेक करा था मेरे को, श्योर नहीं हो पाए कि मेरा बजट ठीक है कि पावर ठीक है। मेरे को 23 वोल्ट के आसपास मिली थी सप्लाई एक्चुअली, इसलिए मैंने 24 वोल्ट का बजर लगा दिया था। दूसरे साइड में मेरे को 23 मिली, ये बाद में मेरे को एक मैनुअल मिला था, मैनुअल पहले मिल ही नहीं रहा था। तो जब मैनुअल मिला तब मालूम पड़ा कि 24 वोल्ट का ही सही लगाया है मैंने। बट जो सप्लाई मेरे को मिली थी 23 वोल्ट मिली थी, तो इसमें अंदर जो आपको यूज़ करना है वो 24 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करनी। तो बजर आपको लगाना 24 वोल्ट का ही है, और एसी पे काम नहीं कर रहा बजर। बजर तो वैसे भी 90% बजर्स जो होते हैं वो डीसी पे ही काम करते हैं अपने। एसी के बजर्स तो बहुत स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जी तो 24 वोल्ट का डीसी का बजर ही लगेगा। ठीक है, ओके ओके, फिर हम पावर चेक कर लेंगे। जी जी एक बार चेक कर लीजिएगा। जी और कुछ? तो कल फिर हम लोग मिलते हैं। कौन कौन से कांटेक्ट इसमें आते हैं फेलियर्स? अभी आप कांटेक्ट नंबर देने वाले थे किसी का? यस मैम, कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूँ। सौमिक करके है, सौमिक है इंजीनियर, उसका नंबर है 7278। सौमिक इज द इंजीनियर, R&D इंजीनियर है R&D डिपार्टमेंट में। 7278 ओके 402623। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सौमिक 1 मिनट रुकिएगा, अभी लिख नहीं पा रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। जी जरा सा होल्ड करिएगा एक मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजा राम जी, हम लिखवा देंगे आपको। ओके ओके मैम, नमस्ते मैम। ठीक है, हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा, एक और चीज हमको पूछना था, जैसे कि लूप बैक का जब हम लोग इनेबल करते हैं यस तो मैम। उसमें अगर एक भी अगर सिस्टम ए, सिस्टम बी या सिस्टम सी, तीनों में से कोई एक भी अगर खराब होता है या होने वाला होता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है, तो उसको मतलब इंडिकेशंस क्या है उसका? मैम वो चीज इंडिकेशन थोड़ा- क्या है कि सबका जो इंडिकेशन उसमें SS इंडिकेशन जो आते हैं, सिस्टम ओके इंडिकेशन करके आएगा।
जब आप लूप बैक करेंगी तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। लूप बैक हमें इनेबल करना है मार्जिन में लेके, आप इनेबल करेंगी तो जैसे आप हटाएंगी तो सिस्टम कार्ड जो है ऑटोमेटिकली लोड पे आता है। जब लोड पे आ रहे हैं तो ऐसे इंडिकेशन जो उसका दिया हुआ है वो इंडिकेशन में डिले आता है। एसबी इंडिकेशन जो आपका नॉर्मल है वो इंडिकेशन थोड़ा सा डिले आएगा, आप जनरली उसमें आना नहीं चाहिए, लेकिन जो कार्ड जाने वाला है, खराब होने वाला है, उस कार्ड में इंडिकेशन थोड़ा लेट वो लोड पे आएगा। तो जो लोड पे लेट आ रहा है वो कार्ड आपका खराब होने वाला है। अच्छा, जैसे कि अब वो खराब होने वाला है तो उसी टाइम पे हमें इन्फॉर्म करके डायरेक्ट कार्ड को चेंज कराना रहेगा या फिर उसी में कुछ ऑपरेट करके उसको ठीक किया जा सकता है? नहीं मैम, चेंज ही करना पड़ेगा। वो कार्ड मतलब कभी भी ट्रबल दे सकता चेंज है, करना। चेंज ही करवाना पड़ेगा क्योंकि उसके ठीक अंदर हम ठीक है। रिपेयरिंग के लिए कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, तो हमें चेंज ही करना पड़ेगा उस कार्ड को। ट्रायल बेसिस के लिए कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सिस्टम 3 आपका प्रॉब्लम दे रहा है तो सिस्टम 3 कार्ड को एक बार सिस्टम 2 में लगा के इंटरचेंज कर लीजिए 2 और 3 को, और फिर से लूप बैक करके देखिए। अगर वो सिस्टम 2 कार्ड में जब आपने इंटरचेंज सिस्टम 2 पे लगा दिया है और सिस्टम 2 कार्ड आपको फिर डिले दे रहा है, मतलब कंफर्म है कि वो सिस्टम 2 का जो कार्ड है वो आपका जाने वाला है, तो कंफर्मेशन के लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये R&D इंजीनियर्स मेरे को बता के गया था, तो मैं जब से देख रहा हूँ तो एक बार मेरा कार्ड का फॉल्ट आने वाला था, मैंने चेंज कर दिया था, तो वो फॉल्ट आया नहीं, बच गया। बाकी जनरली ओके। सब टाइम पे आता है, एट अ टाइम पे आएंगे आपके सारे कार्ड।